हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के माइकोलॉजी पेपर का टॉपिक। और इसके अंदर में आज पढ़ेंगे राइजोपस की लाइफ साइकिल या राइजोपस का जीवन चक्र, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं, इससे पहले अपन ने जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी वो किसके पढ़ी थी? अपन ने पाइथियम की पढ़ी थी और एल्बुगो की पढ़ी थी। वो दोनों ही किसके सदस्य थे? मैस्टिकोमाइकोटिना के सदस्य थे। अब ये जो कवक है, ये कवक किसकी है? जाइगोमाइकोटिना की सदस्य है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं या इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये जो इसका जो क्लासिफिकेशन है अपने आप में ये कैसा है? इसका डिवीजन तो क्या होगा? यूमाइकोटा होगा, क्योंकि ये यूकार्पिक प्रकार की यूमाइकोटा है, क्योंकि एक सत्य कवक है जिसमें सारी स्टेज मिलती है। दूसरा इसका सब डिवीजन जो है वो कौन सा है? जाइगोमाइकोटिना का सदस्य जाइगोमाइकोटिना है। और जाइगोमाइकोटिना का जो मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है? ये एक मृतोपजीवी कवक है या सेप्रोफिटिक कवक है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती है। क्लास इसकी देखें तो जाइगोमाइसिटीज इसकी क्लास होगी। देन ऑर्डर जो है वो म्यूक्रेल्स है। फैमिली भी इसकी कौन सी है? म्यूक्रेसी। और जीनस का नाम क्या है? राइजोपस। तो ये तो है क्या है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकरण स्थिति। नाउ बात करते हैं अपन इसके अकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये किन जगह पर मिलता है। ये जो फंगस है, ये जो कवक है, ये नॉर्मली कॉस्मोपोलिटन यानी सर्वव्यापी पूरी पृथ्वी पर अपन देखते हैं कि इसकी स्पीसीज मिलती है, सभी जगह पर व्याप्त है और बहुत कॉमन फंगस है। क्यों? क्योंकि इसको घरों में आसानी से अपन इसको देख सकते हैं। घरों में भी अपन देखते हैं कि जैसे अचार है, मुरब्बा है या रोटी अगर एक दो दिन पुरानी है और अगर वो नम अवस्था में पड़ी है तो उसके ऊपर आसानी से ये कवक जो होती है वो ग्रो हो जाती है। घरों में भी अपन देखते हैं कि खासकर अचार जो डालते हैं अपन, मुरब्बा या जेली अचार जो है, उसमें एक काले रंग की फफूंद अपन को दिखाई देती है, सफ़ेद रंग काले रंग की। तो ये जो फफूंद होती है वो कौन सी होती है? राइजोपस ही होती है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, रोटी फफूंद भी बोलते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आता है, कई बार अपन देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर देखते हैं कि ब्रेड मोल्ड क्या है। तो ब्रेड मोल्ड क्या होता है? राइजोपस को ही अपन ब्रेड मोल्ड बोलते हैं या रोटी फफूंद बोलते हैं। लैब के अंदर भी इसको आसानी से अपन ग्रो कर सकते हैं। जो एक ब्रेड होती है, ब्रेड या रोटी जो है, उसको अपन नम अवस्था के अंदर लैब के अंदर रखकर बेल जार से अगर ढक देते तो कुछ दिनों बाद में इसकी जो कवक है, ये कवक उसके ऊपर आसानी से ग्रो हो जाती है। देन सामान्यतः अपन देखते हैं कि ये एक मृतोपजीवी कवक है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती है। लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट यानी विकल्पी परजीवी के तौर पर भी कुछ पादपों में रोग उत्पन्न कर सकती है। जैसे राइजोपस स्टोलोनिफर जो है, इसी की ये जो स्टोलोनिफर है, ये स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी के अंदर लीकी फ्रूट रोग उत्पन्न करती है। लीकी फ्रूट मतलब जिसमें फ्रूट्स के अंदर जगह जगह पर टिश्यू जो है वो गल जाते हैं, इसकी वजह से उसमें से जो रस होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लीकी फ्रूट डिजीज बोलते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के अंदर लीकी फ्रूट डिजीज करता है ये। साथ में ये शकरकंद के अंदर मृदु विल्गन रोग या सॉफ्ट रॉट डिजीज जो है वो भी उत्पन्न करता है। यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में ये इसकी कुछ स्पीसीज रोग उत्पन्न कर सकती है। अदरवाइज ये कैसा होता है? पूर्ण रूप से मृतोपजीवी कवक है। देन इसकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ काफ़ी तेज गति से होती है और अपन आसानी से इसकी ग्रोथ को घरों के अंदर भी या लैब के अंदर उगाकर देख सकते हैं। देन बात करते हैं इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की या थैलस के संगठन की बात करें तो अभी अपन ने बताया कि काफ़ी तेज ग्रोथ करती है और शुरुआती तौर पर ये जिस जगह पर भी ग्रोथ करती है, जिस आधार पर या सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर या जिस कार्बनिक पदार्थ के ऊपर ग्रोथ करती है, वहाँ पर ये छोटे छोटे सफ़ेद चकत्तों के रूप में दिखाई देती है। लेकिन कुछ समय बाद में ही उसमें से अत्यधिक मात्रा में क्या निकलते हैं? कवक तंतु निकलते हैं, फंगल हाइफी। और ये फंगल हाइफी आपस में इंटरवोवन होकर, इंटरवोवन का मतलब अंतर्ग्रथित, एक दूसरे से गुथ जाते हैं और इतनी तेज गति होती है इनकी मात्रा में कि कुछ समय बाद में ये कैसे दिखते हैं? रुई के धागों जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। और
एक दो दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर ही कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ एक सफ़ेद रुई की जैसी परत बना लेते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर या आधार के ऊपर, और स्पष्ट रूप से अब अपन को क्या दिखाई देते हैं, सफ़ेद चादर के जैसी या सफ़ेद रुई के जैसे धागे दिखाई देते हैं, जो कि ऊपर की तरफ और सबस्ट्रेट के अंदर की तरफ फैले हुए होते हैं। और फिर इसकी ग्रोथ होने के बाद में अपन देखते हैं कि जब इसकी अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ हो जाती है तो इसमें से क्या निकलते हैं, कुछ ऊर्ध्व तंतु निकलते हैं, ऊपर की तरफ निकलते तंतु, और उसके ऊपर स्पोरेंजियम बनती है। क्योंकि स्पोरेंजियम कैसी होती है, काले रंग की होती है, इसीलिए अब ये फंगस कैसे दिखाई देती है अपन को, काले रंग की दिखाई देने लग जाती है। इसी कारण इसका एक और कॉमन नाम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड या काली फफूंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ब्रेड मोल्ड और एक ब्लैक मोल्ड, दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। नाउ थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, एक स्टोलन या भूस्तारी, दूसरा होल्ड फास्ट, और तीसरा कौन सा है, स्पोरेंजियोफोर। एक एक करके लेते हैं इसको। स्टोलन या भूस्तारी का मतलब क्या होता है, देखो स्टोलन या भूस्तारी एक कॉमन वर्ड है बॉटनी का, जिसमें अपन देखते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है वो भूमि के समानांतर या आधार, जिस आधार पर ये उग रहा है उसके समानांतर एक आर्क रूपी स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, कुछ दूरी तक चलती, जैसे कुछ ग्रासेज में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे ग्रास लगी हुई है, उसमें से एक डंडी निकलती है, एक स्टेम निकलता है, कुछ दूरी तक एक मेहराब या आर्क रूपी स्ट्रक्चर चलती है, फिर वो वापस भूमि के अंदर जड़ें बनाती है, फिर वो उसमें से एक निकलेगी आर्क जैसी स्ट्रक्चर, और फिर वहाँ पर नया प्लांट निकलता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ अपन देखते हैं कि राइजोपस जो है, इसकी भी एक स्पीसी राइजोपस स्टोलोनिफर जो है, उसमें इसको अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका माइसिलियम बनना शुरू हुआ, ये आधार है, इसका पूरा सबस्ट्रेट है, कार्बनिक पदार्थ है जहाँ पर ये ग्रो हो रहा है। तो अंदर की तरफ तो क्या होगा, माइसिलियम बनेगा, जाल बनेगा, और जिस जगह से बन रहा है उससे एक आर्क रूपी स्ट्रक्चर, एक मेहराब जैसी संरचना कुछ दूरी तक चलती है, और वो फिर उसके नीचे की तरफ सबस्ट्रेट के अंदर की तरफ जाल बनाएगी, फिर आगे कुछ दूरी तक चलती है, फिर नीचे के सबस्ट्रेट की तरफ क्या बनाएगी, जाल का निर्माण करेगी। तो ये आर्क रूपी स्ट्रक्चर जो है या मेहराब जैसी स्ट्रक्चर जो है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टोलन या भूस्तारी बोलते हैं। देन दूसरा क्या है, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब क्या है, राइजोफोर जैसी संरचना, यानी कि जड़ों जैसी संरचना, हालांकि जड़ नहीं मिलती लेकिन जड़ों जैसी संरचनाएं, जो क्या करती है, इसके माइसिलियम को, कवक जाल को जिस आधार पर ये उग रहा है वहाँ पर मजबूती से पकड़ कर रखती है। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा तो अंदर की तरफ घुसकर ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, जिस जगह से ये जुड़ा हुआ है। देन अंदर की तरफ फिर से क्या बनाता है, ये माइसिलियम का निर्माण करता है, खूब सारा माइसिलियम बनाता है। तो जिस जगह से ये आधार से जुड़ा हुआ रहता है, काफ़ी सारा ब्रांचिंग होती है, इसके अंदर शाखाएं होती है, तो इस शाखित पार्ट को क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। देन स्पोरेंजियोफोर, जब एक बार इसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, काफ़ी मात्रा में ये पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेता है आधार से, उसके बाद में ये किस में जाता है, रिप्रोडक्शन स्टेज के अंदर आता है। और उस स्टेज के अंदर अपन देखते हैं कि जो अभी तक हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रूप से जो कवक तंतु बन रहे थे या अंदर की तरफ जो माइसिलियम बन रहा था, उसके अलावा कुछ कवक तंतु वर्टिकली या ऊर्ध्व ऊपर की तरफ बनने शुरू होते हैं, और जिसके टिप के ऊपर, जिसके सिरों के ऊपर क्या बनेगी, स्पोरेंजियम बनेगी। तो इन ऊर्ध्व तंतुओं को, इन्हें वर्टिकल तंतुओं को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। इससे पहले के वीडियो में अपन ने बताया था कि फोर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब, फोर का मतलब क्या होता है, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, एक स्तंभ लाइक स्ट्रक्चर, और जिसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनती है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। जैसे यहाँ पर स्पोरेंजियम बन रही है तो स्पोरेंजियम 4 हो जाएगा, अगर कोनिडियम बन रही है तो कोनिडियोफोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अल्टीमेटली क्या बनेगी, स्पोरेंजियम बनेगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे। तो ये सारी अभी तक क्या अवस्था है, उसकी वेजिटेटिव अवस्था है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों स्टेज कितनी थी इसकी, वेजिटेटिव स्टेज। देन रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या बनेगी, स्पोरेंजियम का निर्माण होगा। अब अपन इसकी अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो चूंकि ये यू माइकोटा का सदस्य है, यानी कि सत्य कवक है, तो इसमें अपन को एक वो सारी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में होनी चाहिए। जैसे बाहर की तरफ सेल वॉल, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अंदर अपन देखते हैं कि सभी तरह के कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल दिखाई देते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है,
डिक्टियोसोम है, ER है, राइबोसोम्स हैं, ये सभी अपन को इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसका जो जीव द्रव्य है उसके अंदर जो इसकी कोशिकाएं उसमें बीच में सेप्टा नहीं होते हैं। अभी तक अपने 2 सदस्य पहले पढ़े उनमें भी सेप्टा नहीं था, इसमें भी क्या होते हैं, सेप्टा नहीं होते हैं। इसी कारण अपन को कैसी दिखाई देती है, सिनोसिटिक कंडीशन दिखाई देती है, संकोशिकीय अवस्था। फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कई बार कि सिनोसिटिक कंडीशन से क्या मतलब समझते हैं या संकोशिकीय अवस्था किसको बोलते हैं, जिसमें सेल्स के अंदर सेप्टा नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसमें सेप्टा नहीं होते हैं। इस वजह से अपन को कैसा दिखाई देता है, पूरा का पूरा तंतु जैसे दिखता है एक ही सेल है, क्योंकि इसमें बीच में सेप्टा नहीं है। इस कारण सारे न्यूक्लियस लगते हैं जैसे एक ही सेल के अंदर है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, संकोशिकीय अवस्था या सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अपन को एक सत्य फंगस की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देन न्यूट्रिशन की बात करें, अभी अपन बता चुके हैं कि ये कैसी है, जाइगोमाइकोटिना के सदस्य है। इसका मतलब ये कवक कैसी है, मृतोपजीवी कवक है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या करती है, अपना पोषण प्राप्त करती है। अब पोषण प्राप्त कैसे करेगी, ये जो इसका माइसीलियम सबस्ट्रेट के अंदर की तरफ चला जाता है, यानी आधार जिसके ऊपर ये उग रही है, जैसे ब्रेड के ऊपर उग रही है या किसी और चीज़ के ऊपर उग रही है, तो वहाँ ये क्या करती है, इसका माइसीलियम अंदर की तरफ उसमें चला जाता है और अंदर की तरफ जो माइसीलियम है वो क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है कुछ, जो कि बाहर की तरफ निकलकर जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर यानी सरल कार्बनिक पदार्थों में उसको तोड़ देती है, बदल देती है। और अब अल्टीमेटली सामान्य डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा ये सरल कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्योंकि अपन क्या बात कर रहे हैं, मृतोपजीवी है, तो जिस पदार्थ के ऊपर उगती है उस पदार्थ के ऊपर यह क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, जिससे जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सारे किसमें बदल जाते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ में। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल जाता है या टूट जाता है। देन उसको ये फंगस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इसका न्यूट्रिशन मोड होता है। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल की, जो कि मेन पार्ट होता है किसका, लाइफ साइकिल का मेन पार्ट होता है, कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा मिलता है। रिप्रोडक्शन इसमें 2 तरह का मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात करते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें 2 तरह से हो सकता है, एक एप्लेनोस्पोर के द्वारा और एक क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु जो है वो सबसे कॉमन मेथड है इसके अंदर। जब कभी भी प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है तब ये क्या करता है, पहले तो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, कायिक ग्रोथ करता है। जब एक बार पूर्ण रूप से कायिक ग्रोथ हो जाती है इसकी, तब इसके जो कुछ तंतु है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं और ऊपर की तरफ ग्रोथ कर कर किसका निर्माण करेंगे, स्पोरेंजियम का निर्माण करेंगे। तो जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करने वाले तंतु है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। अभी अपन ने बताया है, ठीक है ना। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर है इसके टिप के ऊपर अपन देखते हैं कि स्पोरेंजियम का निर्माण होने लगता है। यहाँ अपन कुछ इसकी डेवलपमेंटल स्टेज देख सकते हैं स्पोरेंजियम की, कि इनिशियली स्पोरेंजियम कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, सघन कोशिकाओं का या डेंस कोशिकाओं का समूह होता है। और धीरे धीरे ये जो स्पोरेंजियोफोर है, ये ऊपर जो टिप है वो टिप जो है वो फूलने लगता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनने लगती है इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट स्टेज में अपन देखते हैं कि इसके अंदर 2 क्षेत्र या 2 रीजन बनने लगते हैं, पूर्ण रूप से 2 डिस्टिंक्ट भिन्न क्षेत्र बनने लगते हैं। अंदर वाला क्षेत्र और एक बाहर वाला क्षेत्र, पेरिफेरल क्षेत्र और सेंट्रल रीजन। पेरिफेरल रीजन या परिधि क्षेत्र और सेंट्रल रीजन या केंद्रीय भाग, ये दोनों एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और इसके ऊपर जो सेंट्रल भाग है उसके चारों तरफ कोशिकाओं की 1 या 2 परत बनती है जो कि डिफ्रेंशिएट होने लगती है और जिसमें रिक्तिकाएं या वैक्यूल बनने लगती है। और अल्टीमेटली अपन देखते हैं कि फाइनल स्टेज तक आते आते ये जो वैक्यूल वाला पार्ट है ये सुविकसित हो जाता है, कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, जिससे ये जो स्पोरेंजियम है वो 2 सुस्पष्ट भागों में बिल्कुल डिस्टिंक्टली रीजन जो है उनके अंदर बढ़ जाती है, एक पेरिफेरल रीजन और एक सेंट्रल रीजन, और बीच में क्या होती है, वैक्यूलर रीजन, या जिसमें खाली स्थान होता है।
अब ये जो पेरिफेरल स्टेज है, पेरिफेरल रीजन जो है, इस रीजन के अंदर कई सारे न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं जो कि किसके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो इसका मेन माइसिलियम जिस जगह से जुड़ी हुई है, इस मेन माइसिलियम से कई सारे केंद्रक क्या होते हैं, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और बीच का जो कॉल्यूम, ये जो सेंट्रल पार्ट है जो कि काफ़ी सघन होता है, डेंस होता है, इस सघन पार्ट को अब क्या अपन बोलते हैं, कॉल्यूमेला बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कई बार 1 नंबर का कि कॉल्यूमेला क्या है। कॉल्यूमेला क्या है कि स्पोरेंजियम जो है, उस स्पोरेंजियम के अंदर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, सेंट्रल पार्ट बनता है, और ये सेंट्रल पार्ट जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला बोलते हैं। और जो फाइनल पेरिफेरी रीजन है, इस पेरिफेरी रीजन में कई सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब यहाँ अपन बात करते हैं कि ये केंद्रक कैसे होंगे, अगुणित होंगे या द्विगुणित होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होंगे। तो डिपेंड करता है कि मेन थैलस कैसा है। जब अपन इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है कि जिसका भी अपन लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं उसका मेन थैलस कैसा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ अगर अपन राइजोपस की बात करें तो राइजोपस का जो मेन थैलस होता है वो अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड प्रकार का होता है। तो जब अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें जितने भी केंद्रक होंगे वो सारे केंद्रक या न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। क्यों? क्योंकि मेन थैलस ऑलरेडी कैसा है, हैप्लॉइड है। तो जिसमें पेरिफेरल रीजन के ऊपर तरफ देखते हैं अपन, सैकड़ों हजारों केंद्रक इसके अंदर बनते हैं, और ये सारे केंद्रक कैसे बनेंगे, माइटोसिस के द्वारा, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा। और अल्टीमेटली इसके अंदर स्पोर बनते जाएंगे और एक निश्चित स्टेज पर ये स्पोर कैसे हो जाएंगे, ब्लैक रंग के बन जाते हैं। और इसी कारण से सिंगल स्पोर अपन को ब्लैक नहीं दिखाई देता, लेकिन हजारों स्पोर एक साथ होते हैं तो अपन को डिस्टिंक्टली ये ब्लैक कलर की स्पोरेंजियम दिखाई देने लगती है। इसी कारण जो माइसिलियम अभी तक सफ़ेद रंग का था वो अब कैसा दिखाई देने लगता है अपन को, संयुक्त रूप से ब्लैक रंग का माइसिलियम दिखाई देने लगता है स्पोरेंजियम की कारण। तो ये तो होगा क्या, इसके मैच्योर होने के बाद में। अब नेक्स्ट होता है, एक बार जब ये पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाती है स्पोरेंजियम, तो अब ये स्पोरेंजियम जो है वो फटती है, ठीक है ना। और फटेगी कैसे कि जो इसकी आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर अंदर की तरफ, चूंकि कैलोमेला इसके अंदर क्या है, जब ये पूर्ण रूप से डेवलप होती है कॉल्यूमेला अंदर की तरफ से प्रेशर डालता है, अंदर की तरफ से उसकी और ज़्यादा ग्रोथ होती है कॉल्यूमेला की। तो जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे क्या होगा, बाहर की भित्ति के ऊपर दबाव पड़ेगा, बाहर पेरिफेरल जो भित्ति है, पेरिफेरल वॉल, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और ये भित्ति जब है कई जगहों से छोटी छोटी कई जगह से फट जाती है। और अब चूंकि ये भित्ति तो क्या हो गई, फट गई, वॉल फट गई, तो कॉल्यूमेला जो है हवा के हल्के से झोंके से ही इसके ऊपर लगे हुए, चारों तरफ इसके ऊपर लगे हुए स्पोर्स जो हैं वो हवा के हल्के से झोंके से या किसी भी फिजिकल टच से क्या होंगे, ये बिखर जाते हैं, और सैकड़ों की तादाद में स्पोर जो है बाहर की तरफ बिखर जाते हैं। अगर अपन एक सिंगल स्पोर की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक स्पोर होता है, काफ़ी सूक्ष्म स्पोर होता है, और ये जो स्पोर है यह तो गोलाकार या अंडाकार अपन को दिखाई देता है। चूंकि ये अचल है, क्या है, जिसमें किसी प्रकार की कसाबिकाई नहीं होती, इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे एप्लेनोस्पोर। इसी कारण क्योंकि अचल बीजाणु बन रहे हैं तो इसकी बीजाणुधानी को भी क्या बोलते हैं, अचल बीजाणुधानी या एप्लेनोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्लियर है। अब ये जो बीजाणु हैं, ये बीजाणु तुरंत ही अंकुरित होकर, जब अपन कह रहे हैं सूटेबल कंडीशन है, तो ये बीजाणु जो है वो तुरंत अंकुरित होकर वापस क्या करते हैं, नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं। और ये इसके तेज प्रसरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कारण ये है कि ये कुछ समय बाद ही क्या बना लेती है, स्पोरेंजियम बनाती है, और हजारों की तादाद में स्पोर बनाते हैं, और ये स्पोर फिर से नए सबस्ट्रेट के ऊपर या आधार के ऊपर गिरकर क्या करते हैं, वहाँ पर फिर से नया माइसिलियम बनाते हैं। तो काफ़ी तेज इसकी ग्रोथ होने का कारण ही क्या है, इसके एप्लेनोस्पोर है। और ये स्पोर तुरंत अंकुरित होकर क्या बनेंगे, वापस माइसिलियम का निर्माण करेंगे। हेतु हुआ कौन सा, एप्लेनोस्पोर के द्वारा। दूसरा है क्लेमाइडोस्पोर। अगर वातावरणीय कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन इसके लिए थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अब ये क्या करता है
क्लेमाइडोस्पोर, यानी कि जब भोजन खत्म होने वाला होता है, फूड खत्म होने वाली स्टेज के अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर भी बनते हैं कुछ स्पीसीज के अंदर। और वो कैसे बनेंगे, जो इसका कवक जाल है, कवक तंतु है, जैसे यहाँ पर बात करें अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ केंद्रकों से युक्त, जैसे ये कुछ केंद्रकों से युक्त भाग जो है थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या होता है, एक कंडेंस हो जाता है। यहाँ अपन देख रहे हैं कंडेंस हो गया, बीच में जीव द्रव्य नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्म नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होगा, इसका प्रोटोप्लाज्म में कंडेंस हो जाता है, जिसमें कुछ मात्रा में केंद्रक होते हैं। अब ये जो कंडेंस हुआ पार्ट है, इसके चारों तरफ मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, थिक वॉल का निर्माण हो जाता है। और ये जो थिक वॉल जो है अब क्या कहलाएंगे, क्लेमाइडोस्पोर कहलाएंगे। अब अगर माइसीलियम पूरा सूख भी गया है या सबस्ट्रेट के अंदर किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बचा है, तब भी ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं, विश्रांत अवस्था में पड़े रहते हैं। और जैसे ही सूटेबल कंडीशन आएगी, अनुकूल परिस्थिति आएंगी, ये पुनः क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे पानी का और वापस क्या होंगे, अंकुरित होंगे। और अंकुरित होकर क्या करेंगे, वापस नया माइसीलियम का निर्माण करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, क्लेमाइडोस्पोर कहलाएंगे, जो कि इसकी कुछ स्पीसीज में मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। नाउ बात करते हैं अपन किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जनन की बात करते हैं। इसका जो लैंगिक जनन है वो डिफरेंट प्रकार का है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन प्रकार का। देखो अपन ने जब कॉमन कैरेक्टर पढ़े थे उसमें अपन ने सब प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इससे पहले के 2 सदस्य जो पढ़े अपन ने, उनके अंदर किस प्रकार का था, ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें कैसा है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, यानी कि दोनों गैमीटेंजियल आपस में पूर्ण रूप से फ्यूज हो जाती है, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन इसके अंदर मिलता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि किस प्रकार का थैलस है। इसमें 2 तरह के थैलस मिलते हैं अलग अलग स्पीसीज में। कुछ स्पीसीज में होमोथैलिक प्रकार का थैलस मिलता है, यानी कि जिसमें विभेद नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा। लेकिन दूसरा कौन सा है, हेट्रोथैलिक प्रकार का, जिसमें अपन देखते हैं कि एक पॉजिटिव की भांति व्यवहार करता है और एक निगेटिव की भांति व्यवहार करता है। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली नहीं होता है, डिफरेंस मॉर्फोलॉजिकली नहीं है, बल्कि कैसा है, फिजियोलॉजिकल या कार्यिकी रूप से विभेदन उनके अंदर मिलता है। अब चाहे अपन होमोथैलिक की बात करें चाहे हेट्रोथैलिक प्रजातियों की बात करें, देखते हैं कि दोनों थैलस जो है, दोनों थैलस में से कुछ तंतु एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका ये मानना है कि इनके अंदर किसका निर्माण होता है। जैसे बर्गेस है, 1924 में बर्गेस ने बताया था कि ये जो डिफरेंट स्ट्रेन जो है, दोनों डिस्ट्रेन वाले हाइफी है, इनमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स जो हैं, उन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और हार्मोन की वजह से ही ये दोनों फिलामेंट जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं इनकी डेवलपमेंटल स्टेज देखते हैं कि 2 पास उपस्थित तंतु जो है या फिलामेंट हाइफी जो है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, किसके द्वारा, हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा। एक दूसरे के डिफरेंट स्ट्रेन जो है उनको ये आकर्षित करते हैं। और इनिशियली इसमें क्या बनती है, एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है, इनिशियल आउटग्रोथ बनता है दोनों तंतु के ऊपर एक दूसरे की तरफ। और इन आउटग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, प्रोगैमीटेंजियम बोलेंगे। ये जो आउटग्रोथ है इनको क्या बोलते हैं अपन, प्रोगैमीटेंजियम। गैमीटेंजियम से पहले बनने वाली स्टेज। नाउ ये फिर से ग्रोथ करते हैं और काफ़ी लंबे स्टॉक दोनों तरफ तंतु वृंत की संरचना बनाते हैं। और अल्टीमेटली ये वृंत जो है वो एक सेप्टा के द्वारा पृथक हो जाते हैं, बाकी के हाइफी से क्या जाते हैं, सेप्टा के द्वारा पृथक हो जाता है। तो पीछे वाला जो स्टॉक है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं या निलंबक, हिंदी में बोलते हैं निलंबक। और दोनों तरफ इस तंतु के अंदर भी निलंबक बनेगा, इसमें भी निलंबक बनेगा या सस्पेंसर बनेगा। और सस्पेंसर के आगे वाला पार्ट जो है वो एक दूसरे के तरफ में क्या जाता है, मिल जाता है, यानी दोनों की तरफ से फ्यूज होता है। और ये जो आगे वाला पार्ट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैमीटेंजिया या युग्मक धानियाँ, गैमीटेंजिया बोलेंगे या युग्मक धानियाँ बोलेंगे। जिसमें से एक गैमीटेंजियम कैसी होगी, पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगी, एक गैमीटेंजियम निगेटिव की तरह व्यवहार करेगी, अलग अलग स्ट्रेन की है, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में क्या होती है, फ्यूज हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे के अंदर मिल जाएगी। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन बोलते हैं। दोनों का पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। जिस जगह पर ये फ्यूजन होती है फिर
इसमें फिर से डेवलपमेंट होता है और अब चारों तरफ क्या बनने लग जाएगी, इनकी तरफ मोटी भित्ति बनने लगती है। तो यहाँ अपन इसकी डेवलपमेंट स्टेज देख सकते हैं, चारों तरफ मोटी भित्ति बनने लगी इनके अंदर। और अब जब ये पूर्ण रूप से फ्यूज हो जाते हैं तो देखते हैं कि जब ये अंतिम मैच्योरेशन स्टेज पर आती है तो इसकी जो भित्ति है वो दो भागों में बढ़ जाती है, आउटर भित्ति या आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल या एक्साइन जो है उसके ऊपर छोटे छोटे वार्ट बोलते हैं मस्सों को, मस्से जैसी ये उभरी हुई संरचनाएं बनने लग जाती है। तो यानी कि इसको अपन कह सकते हैं अलंकरण या स्कल्पचर कह सकते हैं, ऑर्नामेंट कह सकते हैं। जो आउटर एक्साइन होती है वो ऑर्नामेंटल होती है, और ऑर्नामेंटल भी कैसी, या अलंकृत कैसी होती है, मस्से के जैसे अलंकरण इसके ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बुलेट्स जैसे या मस्से जैसे अलंकरण अपन को दिखाई देते हैं। और अब ये जो है इसके अंदर के जो दोनों कई सारे न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर, और क्योंकि ये कैसी है, हर एक के अंदर अपन देखते हैं गैमेट इंजन के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होंगे। तो अंदर की तरफ ये जो है इसको अब अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट या जाइगोस्पोर बोल सकते हैं, जिसमें कई सारे न्यूक्लियस डिफरेंट स्ट्रेन के, पॉजिटिव वाले के अंदर पॉजिटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस है और नेगेटिव वाले में नेगेटिव स्ट्रेन के क्या है न्यूक्लियस है, और आपस में दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। और जो फ्यूज होने से बच जाते हैं, फ्यूज होने के बाद तो क्या बनेंगे, दोनों डिप्लॉयड केंद्रक बन जाएंगे, और बाकी के जो बच जाते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इनको पोषण प्रदान करने के काम में आते हैं। अब एक बार फ्यूजन हो गया तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, जाइगोस्पोर कहलाएगी। और ये जो जाइगोस्पोर है ये भी लंबे समय तक प्रतिकूल परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशन के अंदर भूमि में पड़ी रहती है। जब कभी भी सूटेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तब ये जाइगोस्पोर जो है ये क्या होगा, अंकुरित होगा, ये वापस पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर जर्मिनेट करेगा। अब इसका जो जर्मिनेशन है वो भी अलग प्रकार का है। जैसे ही सूटेबल कंडीशन आती है ये सबसे पहले क्या करेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और इसकी जो आउटर वॉल है वो आउटर वॉल फट जाती है, और जो इनर वॉल है वो इनर वॉल एक छोटे से प्रोमाइसिलियम के रूप में बाहर निकलती है, इनर वॉल जो है, और इसके अंदर इसके सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है इसके अंदर आ जाते हैं। अभी तक ये कैसे हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, यानी कि द्विगुणित न्यूक्लियस है। यहीं पर अब इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। क्यों, क्योंकि इसका मेन थैलस कैसा है, अगुणित है, या हैप्लॉइड, इसको वापस कैसी स्ट्रक्चर आनी है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बननी है। इस कारण से अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से कई सारे मियोस्पोर का निर्माण होगा। और ये सारे मियोस्पोर जो अभी प्रोमाइसिलियम था, अब ये एक लंबी संरचना बन जाता है, काफ़ी लंबी, और ऊपर की तरफ फिर से एक स्पोरेंजियम का निर्माण करता है। फिर से क्या निर्माण करेगा, स्पोरेंजियम का निर्माण करेगा, और ये सारे मियोस्पोर जो है इस स्पोरेंजियम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर बन रहे हैं ये मियोसिस के द्वारा बने हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मियोस्पोर भी बोलेंगे। और इस स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोरेंजियम, क्योंकि जाइगोस्पोर से बने हैं तो इसलिए स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोरेंजियम बोलेंगे। और ये जो मियोस्पोर है जब ये मैच्योर हो जाएगी पूरी जाइगोस्पोरेंजियम तो ये फटेगी, और फटने से क्या होंगे, सारे जाइगोस्पोर जो हैं वो मियोस्पोर जो है वो मियोस्पोर हवा में मुक्त हो जाएंगे, और पुनः अंकुरण करके, पुनः जर्मिनेट करके वापस किसका निर्माण करेंगे, अगुणित माइसीलियम का निर्माण करेंगे। तो काफ़ी डिफरेंट प्रकार की इसकी लाइफ साइकिल अपन ने देखी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो इसके अंदर मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, डिटेल में समझाने की कोशिश की अपन ने इसको, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट जो हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और अगर अच्छा लगे तो उसके ऊपर कमेंट्स कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब कभी भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका समय से मिल जाए।